पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में लास्ट स्टार स्पाइक और 19,700 के इर्द गिर्द या ऊपर मार्केट्स कहीं क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छी बाइंग निफ्टी बैंक में रही, जहां पर फर्स्ट हाफ में लैकलस्टर मूवमेंट था, लेकिन सेकेंड हाफ में तेजी आई और 1% की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में खरीदारी थी, 1.25% की बढ़त वहां देखने को मिली। आईटी इंडेक्स में खरीदारी थी, 1% के आसपास की बढ़त वहां आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस क्लाइंट फेवर में थे, करीब 17 साढ़े 17 शेयर तेजी में और 1100 साढ़े 11 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप लगातार तेजी में, तो 8वां सत्र जबकि रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और लास्ट आवर बाइंग में पार्टिसिपेट किया सभी हैवी वेट्स ने। तो शुरुआत से आज वैसे तो एलएनटी पार्टिसिपेट कर रहा था। बड़े ऑर्डर की खबर कंपनी के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर, जो कि करीब पूरे ऑर्डर बुक का रफली 10% के आसपास का हिस्सा बैठता है। तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की बातचीत है, जिसके दम पर ये 4-4.5% चढ़ा आज। HDFC बैंक कल चला, आज फिर मतलब कल स्टेबल होने के साइन थे, आज तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। प्लस रिलायंस ने कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया, IT से TCS पार्टिसिपेट कर रहा था, इन्फोसिस HCL में कुछ हद तक सपोर्ट था और खबरें भी आ रही हैं लगातार बड़ी डील्स की। पहले HCL में आई, TCS में आई, ये बड़ी डील्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। ऑटो की तरफ से एक अच्छी खरीदारी थी, जो टाटा मोटर जैसे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पर M&M जैसे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्रेशर था FMCG में, फार्मा में। FMCG में आपको ITC दिखेगा थोड़ा बहुत दबाव में। फार्मा में प्रेशर था, DV स्लैब जैसे नाम हो, सिंजीन बायोकॉन जैसे नाम हो, F&O के टॉप लूजर्स के तौर पर वो शुमार होते हुए दिखाई पड़े। आज स्टार परफॉर्मर था कोल इंडिया, F&O का टॉप गेनर था, 6% की तेजी थी, करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हिट होते हुए दिखाई पड़ी कोल इंडिया की। वो PSU में जो चांस बाय चांस पूरा सेक्टर चल रहा है, तो कल पेट्रोनेट का दिन था, आज कोल इंडिया का दिन था, पहले रेलवेज़ का दिन था, आज भी रेलवेज़ चल रहे थे। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जो कि बाइंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ओवरऑल भी मार्केट की जो ब्रॉडर बाइंग है वो कंटिन्यू थी। कैश मार्केट के शेयरों में अच्छी खरीदारी बनी हुई थी। एडवांस क्लाइंट ना केवल NSE के बल्कि BSE के 2,000 प्लस के रेंज में कामकाज कर रहे थे और F&O में भी करीब 90 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में थे, तो करीब 60-70 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। न्यूज़ फ्लोज के दम पे TCS में एक ऑर्डर आया था, उसका इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। वो JLR को जो ऑर्डर मिला था उसका, HCL टेक को ऑर्डर का एक इम्पैक्ट देखने को मिला और बाकी भी बिट्स एंड पीसेस में न्यूज़ फ्लोज हैं और छोटे छोटे स्मॉल कैप मिड कैप में न्यूज़ फ्लोज हैं, उनका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक उम्मीद थी कि थोड़ा लकलस्टर रहेगा। एक इंटरेस्टिंग नंबर ज़रूर आप देखेंगे कि आज जो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट था रीसेंट कॉल पुट्स में, यानी कि 19,600, 19,700 और 19,500 इन जोन्स पे कॉल राइटर्स थे और जो 19,400, 19,500 के जोन्स पे पुट राइटिंग थी, वहाँ OI काफ़ी बड़ा था, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी आज कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के। तो वहाँ पे इसलिए आपको OI का नंबर काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के। लेकिन उसकी एक ही वजह थी कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, जिसकी वजह से मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला, हैप्पी जन्माष्टमी, सिटिंग ऑन कैश शुड वेट फॉर करेक्शन और इज देयर एनी स्पेशल एनी पॉकेट गिविंग कंफर्ट इन दिस मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म? सर लार्ज कैप IT सबसे कंफर्टेबल दिख रहा है मुझे तो अभी सोफार, क्योंकि वो चला नहीं है बिल्कुल भी, तो उसमें थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। उसमें भी बहुत सिलेक्टिव TCS इन्फोसिस ही दिख रहा है, विप्रो इवन, मतलब डिस्पाइट हर तरफ बातचीत है कि वो वीक सिनेरियो है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े ऑर्डर्स बैक टू बैक आ रहे हैं। और अभी वो नंबर्स भी मैं देख रहा था, तो FY25 के लिए 19 के मल्टीपल पर है विप्रो, 21 के मल्टीपल पर LNT, इन्फोटेक, माइंडट्री, TCS 24 के मल्टीपल पर और इन्फोसिस भी 23-24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है FY25 के लिए। तो ये लग रहा है एक ठीक पॉकेट है जहाँ पर एक बार को पिकअप किया जा सकता है कुछ। बाकी तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, सब तो इतना भाग गया, तो पिक एंड चूज़ करने वाली बात है। अर्निंग्स को ट्रिगर हो ही चुका है, बाजार में क्या लिया जाए को समझ में नहीं आ रहा। सो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन कुछ जाना है तो फिर भी एक बार को IT आप देख सकते हो लार्ज कैप में, फिर भी थोड़ा रीजनेबली बेटर दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर्स या मार्केट्स के कंपैरिजन में। इवन फार्मा में भी नाम नहीं, हाँ एक ये UPL और ठीक दिख रहा है, ये बहुत करेक्टेड है और लार्ज कैप स्टॉक है, तो वही 560-70 का स्टॉप लेके आप देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो एक बार को। ओके, कैन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बी पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो? विल बी देयर फॉर 20-25 ईयर एज वन ऑफ द क्राइटेरिया सेज आई वांट टू ऐड इट अराउंड 700?
इट इज़ अनिल जी, ये बहुत बहुत पुरानी कंपनी है। टाटा कंज्यूमर को आज आप देख रहे हो, ये पहले टाटा टी के नाम से कामकाज करती थी। फिर टाटा टी में जब टाटा कॉफ़ी का कंज्यूमर बिजनेस मर्ज हो गया और इनका खुद का कंज्यूमर बिजनेस भी आ गया, तब जाके कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर के तौर पे बनी है। तो अभी भी वो स्टार के नाम से इनके कई रिटेल आउटलेट्स भी हैं, और जिसमें वो राशन और बाकी स्टोर्स भी का प्रोडक्ट है, टाटा का इनिशिएटिव है वो भी। लेकिन अदरवाइज़ इट्स अ गुड कंपनी। इसमें अब आपको टी का पोर्टफोलियो है टाटा टी के थ्रू, टेटली के थ्रू, स्पाइसेस का पोर्टफोलियो है, रिसेंटली इन्होंने एक्वायर की थी कंपनी उसके थ्रू, और अदरवाइज़ भी कंपनी संपन्न के थ्रू कामकाज करती है। संपन्न के थ्रू इसके मसाले भी आते हैं कुछ कुछ, और सब पेरेंट भी है टाटा कॉफ़ी की, और जो स्टारबक्स का बिजनेस है वो भी इसी के अंदर में आता है। सो इट्स अ गुड कंपनी, इट्स ओवरऑल अ गुड कंपनी, एफएमसीजी कंपनी प्लस क्यूएसआर बिजनेस है। तो अगर आप टाटा समूह की कोई एफएमसीजी कंपनी ढूंढ रहे हो तो अच्छी कंपनी है, आप बना सकते हो कोर पोर्टफोलियो का, इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। बस वो चलता थोड़ा स्लो बीच बीच में रुक रुक के है, तो अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लेना, बट अगेन इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। ओके, कोल इंडिया 786 शेयर हैं, 254 की बाय है, डिविडेंड में से 60 के मिल चुका है। आगे का व्यू, कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव इन माय व्यू एज गोल्डन पीरियड फॉर कोल इंडिया। जयप्रकाश सर, मतलब आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप कंपनी में काम करते हो तो एग्जीक्यूटिव आप कंपनी के। लेकिन दो तीन चीज़ें अच्छी बुरी पहले समझ लेते हैं। एक, कोल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबको पता है बात, और 2010 से जब से आईपीओ तब से पता है बात। कंपनी इंडिया की जो 80% पावर, थर्मल पावर कंपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, और मेजरली थर्मल पावर कंपनी की तरफ से, जो कोल बेस्ड पावर कंपनी है उनकी तरफ से आती है डिमांड, और उसको ये कंपनी केटर करती है। लार्जेस्ट क्लाइंट्स में से एनटीपीसी एंड टाटा पावर जैसे जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो है ही। क्वालिटी ऑफ कोल पे हमेशा सवाल उठता ही हो, तो आपको ही पता है, हमको ही पता है, पहले भी आता था, ये इशू कई बार आ चुका है। इस समय पीक पावर डिमांड की बातचीत है। आज वेस्ट में थोड़ी बारिश ज़्यादा है, बॉम्बे और गुजरात एरिया में, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्थ तो पूरा सूखा पड़ा है, और इस बारी जो पीक पावर डिमांड है वो ट्रिगर बन के काम कर रही है तमाम पावर कंपनियों के लिए और कोल बेस्ड पावर कंपनियों के लिए भी। तो जो जनरेशन है स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है, जनरेशन स्ट्रॉन्ग है। जनरेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोल बेस्ड जो डिमांड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कोल की एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया उनको, वो भी एक तेज़ी पकड़ रहे हैं। सो ये एक पार्ट अच्छा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट में ऑलरेडी आप डिविडेंड निकाल चुके हो, और क्योंकि आपने बोला 786 शेयरों में करीब 60,000 डिविडेंड आप निकाल चुके हो, तो अच्छी क्वांटिटी में आप डिविडेंड ले चुके हो। 70-80 रुपये डिविडेंड पर शेयर आपको शायद मिल चुका है। तो मोटा मोटा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन ये कहता है। तो अगर वो भी मैं जोड़ दूं तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही घट के 160-170 रुपये आ जाती है। तो आप प्रॉफिट में तो वैसे ही हो, बढ़िया होल्ड करो, कोई ऐसी इशू नहीं है। ये चलेगा तो वैसे रिवॉर्ड देगा कैपिटल एप्रिसिएशन में, अगर नहीं चलेगा तो आपको डिविडेंड में रिवॉर्ड देता ही रहेगा। एक चीज़ है कि ये मतलब सन 2011 में लास्ट टाइम इसने हिट किया था करीब 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 385 या 4,11,000 करोड़ मार्केट कैप थी उस टाइम पर, और तब ये लार्जेस्ट कंपनी बना था रिलायंस के ऊपर आने के बाद। आज भी इसकी इतनी तेज़ी के बाद भी जो मार्केट कैप है 170 के आसपास पहुंची है, तो अभी भी इसमें स्टोरी तो बहुत बाकी है जो पुराने दिन इसने देखे हैं वहाँ से। सो होल्ड करने में बुराई नहीं है, और बाकी सिचुएशन वाइज जैसे जैसे नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा वैसे वैसे आप बने रहो। दो कंपनी अच्छी है, पीएसयू बैक्ड है, बस अब स्टेक सेल ऊपर ना आए 1, ओएफएस ना आए 2, और 3 ये डिविडेंड पे ऑफ कंटिन्यू करे तो ठीक है ये स्टोरी तो। लेकिन अदरवाइज यही 3-4 रिस्क है इसमें, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कमेंट्स पर क्या करें? कमेंट्स पर अगर आप हैं तो बने रहें। अमित जी, इट्स अ क्वालिटी एमएनसी जाइंट, इंजीनियरिंग स्पेस में, ऑटो इंजीनियरिंग में मेजरली ये कामकाज करते हैं, और अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत बढ़िया क्लाइंट भी हैं इंजीनियरिंग में। ये पावर के लिए भी काम करते हैं, ऑटो के लिए भी काम करते हैं, और इंजीनियरिंग के हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करते हैं। सो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है रादर। ये एबीबी, सीमेंस, इस तरह की कंपनी को तो आप मतलब यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आप अगर समय दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बने रहो इन कंपनीज में। होल्डिंग एनबीसीसी 839 रुपये में, व्हाट शुड आई डू? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इफ़ आई कैन गेट बेटर रिटर्न। देखिए सुनील जी, ये टूटा तो बहुत है। 120 रुपये का शेयर आपने जिस दाम पे खरीदा उसके आसपास तक आया था, मतलब पोस्ट स्प्लिट, प्री स्प्लिट ये 800 रुपये तक गया था, फिर वहाँ स्प्लिट और बोनस आया था सन 2016 में, शायद का स्प्लिट बोनस था लास्ट।
तो उसके बाद से नीचे आया और नीचे आने के बाद अब आपने जहाँ पिक किया वहाँ से चला है। सो इस सिचुएशन में एक ही चीज़ कहूँगा कि 63-64 रुपये शायद लास्ट दाम देखा था मैंने, और आपके दाम से तो ऑलमोस्ट डबल पहुँच ही गया है। तो आप अगर मान लो 300 शेयर भी निकाल देते हो या 400 शेयर भी निकाल देते हो, तो बचे हुए 400 शेयर आपके फ्री के हैं। सो आप 300 शेयर निकाल के अपनी कैपिटल फ्री कर लो, वन, बचे हुए 500 शेयरों को आप होल्ड करो, फिर वो जहाँ तक जाए किस्मत। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी, और एक तरफा तेज़ी पीएसयू में आई है, बीट रेलवेज, बीट डिफेंस, बीट पीएसयूज़, तो उस तेज़ी का फ़ायदा भी तो कहीं ना कहीं आपको होना चाहिए ना। सो बेटर ये कि थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेटर है। तो जिस लेवल पे आपने लिया है वो बहुत नीचे का लेवल है, वो लेवल दोबारा मिले नहीं मिले कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। बाकी फ्री के शेयर आपको मिल ही गए हैं, वो आप होल्ड कर लीजिए, और विद टाइम फिर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप उसे आराम से होल्ड कर सकते हो। चलिए अब यूट्यूब के भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले कमेंट्स पे हम बातचीत कर चुके हैं। CESC लॉन्ग टर्म अभी 2 साल में 20% प्रॉफिट में हो, प्लस डिविडेंड भी तो होगा किशोर जी, कि जब आपने खरीदारी की तब 6-6.5% के आसपास की यील्ड थी इसकी, और ये सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड इसकी पावर स्पेस में है। तो ये कंपनी बहुत पुरानी है गोयनका ग्रुप की, और पावर में जो डिमांड पिकअप कर रही है उसका एक बड़ा प्लेयर भी है ये। सो अभी तो होल्ड ही करो, और प्लस डिविडेंड यील्ड भी अच्छा ही है। तो 2-3 चीज़ें इसके टेलविंड में ही काम कर रही हैं, बढ़िया बने रहो अभी तो, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना अकॉर्डिंगली। और क्योंकि बहुत नीचे लेवल से चला, और गोयनका ग्रुप की सारी कंपनियों में पिकअप आना शुरू हुआ है। पहले जेंसार चला, स्पेंसर चला, इवन ये CESC चलना शुरू हो गया, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस चला। सो पिकअप तो आ रहे हैं इन ग्रुप कंपनीज़ में, बने रहो, ज़्यादा बेटर है। बट ट्रेल करना स्टॉप लॉसेस को, और एक रीजनेबल लेवल आने के बाद थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, I have bought 150 share of Vedanta at 275 in July 2023. What to do for long-term perspective as well as dividend perspective? अभिषेक सर बहुत लेट एंटर किया आपने, 275 रुपये पर जुलाई 2023, यानी कि लास्ट डिविडेंड जो एक आया होगा वो आपको शायद मिला होगा, इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिले होंगे। तो वेदांता का स्टोरी कुछ ऐसा था कि क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक कैश काउ थी, जो वेदांता जिसमें स्टेक ओन करता है, तो हिंदुस्तान जिंक का जो कैश जनरेशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो अपने अच्छे डिविडेंड पे ऑफ कर रहा था वेदांता को, पेरेंट था वेदांता, और वेदांता अच्छा डिविडेंड पे ऑफ कर रहा था अपने पेरेंट को, जो है वेदांता PLC। तो विद टाइम ये डिविडेंड की स्टोरी चलती रही, हिंदुस्तान जिंक से वेदांता एंड वेदांता से वेदांता PLC। इसके बीच में दोनों के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान जिंक के भी और वेदांता के भी, अच्छे उनको डिविडेंड पे ऑफ्स मिलते रहे। तो वो डिविडेंड पे ऑफ की स्टोरी तो बढ़िया रही। लेकिन अब हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड पे मतलब जो कैश फ्लो है वो उस तरह के नहीं रहे जो कि थे, तो वो डिविडेंड की क्वांटिटी वहाँ घटनी शुरू हुई। जब वहाँ डिविडेंड घटना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली बात है वेदांता का भी डिविडेंड घटना शुरू हो गया। तो वो डिविडेंड का जो बढ़िया सिनेरियो था या बढ़िया टाइम था वो तो बीत गया, जिसकी वजह से अब कंपनी का डेट हायर लेवल पर है, डेट पे ऑफ नहीं हो रहे हैं, चीज़ें हैं बहुत सारी। सो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप भैया बने ही रहोगे, क्योंकि आप लॉस तो नहीं बुक करते हो आमतौर पे। बट डिविडेंड दोबारा कैश जनरेट होगा, हिंदुस्तान जिंक में मेटल साइकिल घूमेगी 2-3 क्वार्टर के बाद, तो फिर डिविडेंड पे ऑफ बढ़िया होंगे, फिर वेदांता में डिविडेंड आएंगे, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर बहुत बड़ी स्टोरी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वेदांता को पहले डी लिस्टिंग के लिए एक बारी कोशिश कर चुका है, जो LIC ने फेल की थी, और अब दोबारा उसका वो हिस्से को इस्तेमाल कर रहा है डिविडेंड के लिए, जो आगे भी पे ऑफ्स होते रहेंगे। सो होल्ड करो, साइकिल चलेगी वापस, साइकिल एज मेटल साइकिल चलेगी वापस, और हिंदुस्तान जिंक जनरेट करेगा कैश फ्लोज, लाइकवाइज वेदांता खुद का कैश फ्लो भी आएगा, केन इंडिया से जो आता है, वो सब मिला के डिविडेंड अच्छा आने लग जाएगा, फिर आप फ्लोट कर जाओगे वापस। लेकिन ये डिविडेंड स्टोरी है, और अगर आप सेक्युलर स्टोरी खेलना है मेटल में, तो हिंडाल्को टाटा स्टील इज़ अ बेटर बेट कंपेरेटिवली। ओके, आगे चलते हैं, और RHI मैग्नेसीटा, जैन सा बढ़िया कंपनी है, यू कैन होल्ड इट। मतलब ये तो कंपनी भी अच्छी है, प्रोफाइलिंग भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है। जो नई मैनेजमेंट आई है MNC मैनेजमेंट, बढ़िया मैनेजमेंट है, आप समय दो, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन समय दो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत चला हुआ शेयर है, बाजार भी बहुत चला, और सारे ट्रिगर को इसके कैश करके बैठा है। सो बेटर ये कि थोड़ा समय दे दो, उसके बाद आप कॉल लेना। लेकिन इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी टू ओन। अदरवाइज पहले ख़राब था वो, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गया, मल्टीनेशनल आ गई, फिर तो बात ही अलग होती है, क्रेडिबल आई जाती है वैसे अपने आप। तो आप अपने आप अभी तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जियो फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म, सर गिव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यू ऑन JFSL, M&M एंड टाइटन। कल भी शिवांग सर यही सवाल आपने पूछा था, ऑर्डर पूछा था उस समय आपने मुझसे। मैं अगेन वही बोलूँगा, टाइटन, M&M एंड जियो फाइनेंशियल। खराबी जियो में नहीं है,
बट टाइम थोड़ा लगेगा वहाँ पर। टाइटन इमीडिएट ट्रिगर है फेस्टिवल का और M&M दूसरा इमीडिएट ट्रिगर है फेस्टिवल का। तो ये दोनों कंपनियाँ बेटर साइड पर हैं फेस्टिवल ट्रिगर पे, लेकिन जियो वुड बी द लास्ट वन। अब रही बात जियो 5 साल के लिए, तो सर देखो, मैं कोई भी कंपनी हो, बीट टाइटन, बीट TCS, बीट जियो, बीट रिलायंस, बीट एनीवन, XYZ, कोई भी वो मतलब कचरे से कचरी कंपनी भी हो सकती है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी भी हो सकती है। 5 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग है वो तभी तय हो सकती है जब उनके नंबर सपोर्टिव है। अगर HDFC बैंक ख़राब परफॉर्म करेगा तो वो सेल रेटिंग में जाएगा, वो आप उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रहेगा। सर देखिए, ये एक आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो आप हमेशा कोशिश करते हो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनो, तो जो बेस्ट है वो पोर्टफोलियो में आता रहेगा, जो बेस्ट नहीं है वो पोर्टफोलियो जाता रहेगा, जो निफ्टी में होता है वही आप कोशिश करिए। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो परफॉर्म नहीं किया तो BHEL बाहर हुआ, परफॉर्म नहीं किया तो इवन वेदांता ही बाहर हुआ, परफॉर्म नहीं करेगा तो जो नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ जो परफॉर्म करते जाएंगे वो शामिल होते जाएंगे। सो लाइकवाइज अगर जियो परफॉर्म नहीं करेगा तो पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रहेगा, परफॉर्म करेगा तो ये ज़रूर रहेगा। आप कितनी भी अच्छी लिजेसी लेकर चल रहे हो, अगर आपके नंबर्स नहीं सपोर्टिव हैं तो आप किसी काम के नहीं हो। सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिजेसी इज़ फेल इवन। तो इसीलिए लिजेसी के ऊपर मत जाइए, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो आप उसमें बने रहिए, लेकिन वो 5 साल की स्टोरी है। अभी के ट्रिगर में 211 पे प्रमोटर की बाइंग है तो आप एंटर कर सकते हो, ये अभी का ट्रिगर है। बाकी ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी के लिए सिर्फ नंबर ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता। भारत डायनामिक्स एज प्रेसिडेंट बिडेन विल बी इन इंडिया। सर पटेल साहब, एक सा बात समझ लो आप, पूरी डिफेंस की स्टोरी, पूरी रेलवे की स्टोरी, पूरी PSU की स्टोरी आप अकेले को नहीं पता, सबको पता है और पूरी तेज़ी दिखा भी चुके हैं। तो अच्छी डिफेंस की तेज़ी भी आ चुकी है, आपके स्टॉक 5-5 गुना, 10-10 गुना, 8-8 गुना, 7-7 गुना हो चुके हैं। उसके बाद आप कोई भी स्टोरी लगा लो, उसमें बिडेन साहब का ना इसराइल से टाई अप, चाइना से टाई अप और वट एवर टाई अप्स, ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है। सो ऑलरेडी बाज़ार बढ़िया तेज़ी डिफेंस, रेलवेज़, PSUs में दिखा चुका है। तो यहाँ जो आपकी अपसाइड है ना वो कैप हो सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड अभी कैप नहीं है। तो जहाँ पर डाउनसाइड कैप है ना उनको पहली प्रेफरेंस दो कंपैरेटिवली उनके जिनके अपसाइड कैप्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी 500% चलने के बाद शेयर है 400-400%। माज़गांव, कोचेन, NBCC, BHEL ज़ोरदार तेज़ी में है। HAL इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर अब आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि 3000 का HAL 6000 हो जाएगा या 6000 का 9000 हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता। उसके नंबर भी कोई चीज़ होते हैं, वो भी सपोर्ट करने चाहिए। सो चलिए HAL केस में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, 6000 लायक नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी में तो वो भी नहीं कर रहे हैं। सो देख कर थोड़ा सा आप संभल कर कॉल लेना इसमें, आप जो भी कॉल लो। ओके, कुछ नया लेने को है मनोज जी, लेना कंपलसरी है क्या? थोड़ा रिलीफ लेना चाहिए कभी कभी, कुछ नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा रिलीफ ले लीजिए। अभी बाज़ार बहुत तेज़ी में, नीचे मिलेगा तब आप ले लीजिएगा। बाज़ार में कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जाके महंगी ही लेनी है। आप फंड मैनेजर नहीं हो जिसके पास SIP फ्लो आया जा रहा है और लेना कंपलसरी है। तो आपके पास अगर कंपलसरी SIP लेने की ज़रूरत नहीं है तो रिलीफ ले लो थोड़ा सा, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर भी अगर मन नहीं मान रहा है तो सेफेस्ट ऑप्शन में जाओ, जहाँ पर लार्ज कैप टूटे पड़े हैं उनमें एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल TCS, एग्जाम्पल इन्फोसिस, एग्जाम्पल UPL, जो लार्ज कैप हैं और टूटे पड़े हैं, इनको आप देख सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है हर टाइम कुछ ना कुछ लेना। जोमेटो पर आपका व्यू स्टिल इंटैक्ट और यू सजेस्ट टू ऐड हेयर बिकॉज माई बाइंग कॉस्ट 58 है, टोटल 1800 शेयर है। माई स्टिल व्यू इज सेम सर। विपिन सर, जब तक कहीं मुझे प्रॉफिट नहीं दिखता, डिविडेंड पे ऑफ्स नहीं दिखते, तब तक मुझे वो कंपनी समझ में नहीं आती। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ, यही समझता हूँ कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, प्रॉफिट आपका हो या प्रमोटर का हो, प्रॉफिट तो हो रहा है। अब किसको हो रहा है मुझे नहीं पता। तो जब तक शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं है तब तक मुझे समझ में नहीं आती कोई भी कंपनी, या कम प्रॉफिट पे ज़्यादा वैल्यूएशन हो तो भी इवन, जैसे नायका का केस है। सो जब तक प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं करती, जैसे UPI की स्टोरी पे पेटीएम चल रहा है अभी, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। सो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दुनिया भर के सारे ट्रांजैक्शन भी कर लो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों नहीं दिख रहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा प्रॉफिट होता है जो नहीं समझ में आ रहा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही दिखा दो चलो, वो भी नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन से ज़्यादा रिवील नहीं होती। तो अभी बाज़ार में बुल रन है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुनता नहीं इन बातों को। जब पलटेगा तो पता चल जाएगा। अब वो STC की स्टोरी थी ना, कल ही मैंने ट्वीट किया है, पिछले 8 क्वार्टर में एक भी रेवेन्यू नहीं कमाया उसने, 1 रुपया रेवेन्यू नहीं है पिछले 8 क्वार्टर में STC को, लेकिन फिर भी शेयर डबल हो गया 1 महीने में। तो क्या कर सकते हैं, बुल रन है जी, हो रहा है। सो जब अभी तेज़ी है तो सबका बोलबाला है, जब मंदी आएगी तब पूछेंगे क्या करना है। ओके, वापस चलते हैं फेसबुक के सवालों को लेकर। व्हाट अबाउट अदानी पावर? आई थिंक यू शुड होल्ड खान साहब।
आज वैसे भी 350-56 के जोन्स पार कर गया, 360 के जोन्स पार कर गया। प्रमोटर ने भी रिसेंटली बाय किया, एक और ट्रिगर इसमें काम कर रहा है। आप बने रहो, मेरे ख्याल से अदानी पावर, अदानी ट्रांस दोनों में पैसा बनना चाहिए यहाँ से भी बहुत अच्छा। तो अगर आप बनना चाहते हो तो उनको देख सकते हो। हाँ, इनफैक्ट ये अदानी एक और पॉकेट है, किसी को लेना है तो इनको देख सकता है। अदानी पावर, अदानी ट्रांस, अदानी विल्मर इवन, ये 3 नाम ठीक लग रहे हैं जिनको आप देख सकते हो चाहो तो। ओके, टाइटन वर्सेस कल्याण, एनी डे टाइटन, एनी डे टाइटन। ये जितनी बड़ी कल्याण है उतनी बड़ी अकेले कैरेट लेन है टाइटन के अंदर। सो एनी डे इज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरीज टाइटन। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप मोमेंटम खेलना चाहते हो तो बात अलग है, फिर तो कल्याण या टीबीजी या कुछ भी उठा लो, सेनको उठा लो। बट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑलवेज टाइटन आपके लिए, मतलब बढ़िया स्टोरी वहाँ पर अभी और बिल्ड हो सकती है। सो इट्स अ गुड कंपनी, आप समय दो, आराम से बैठो टाइटन। विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग, विच स्टॉक इज़ टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, एनी टिप? कोई टिप की जरूरत नहीं सर, मेरे ट्विटर हैंडल पे वो पिन ट्वीट में पड़ा है कौन कौन से अच्छी मिड कैप है, कौन कौन से अच्छी लार्ज कैप है। कोई भी नाम जो आपको पसंद है रिटर्न के हिसाब से आप उठा लो, सभी क्वालिटी है। फॉर लॉन्ग टर्म SIP देयर इज गुड स्टॉक्स टू गो फॉर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आप सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और आप सभी को CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।